हेलो एवरीवन, मैं वर्षा आपके अपने यूट्यूब चैनल वर्षा एजुकेशन पॉइंट में एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। दोस्तों, कैसे हैं आप? आशा करती हूँ स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे, आपकी स्टडी अच्छी चल रही होगी। तो आज की क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं महत्वपूर्ण प्रश्नावली। ठीक है, तो उससे संबंधित हम लोग की लगभग 39 क्लासेस हो चुकी हैं। आज 40वां क्लास है। तो आज की क्लास में भी आप लोग देखेंगे बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को मैं आप लोग के लिए लेके आई हूँ। ठीक है, तो आज का पहला प्रश्न है। आज का जो पहला प्रश्न मैंने लिया है वह पंक्ति से संबंधित है। ठीक है, और पंक्ति है कि काग के फाग बड़े सजनी हरि हाथ सो ले गयो माखन रोटी। यह पंक्ति किसकी है? तो पहला ऑप्शन है परमानंद दास जी की, दूसरा है सूरदास, तीसरा ऑप्शन है रसखान, चौथा ऑप्शन है नंददास की। तो ये जो पंक्ति है, ये पंक्ति है दोस्तों रसखान की। ठीक है, बहुत ही इम्पोर्टेंट पंक्ति है। फिर अगले प्रश्न की बात करते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? ठीक है, ये थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल बेस्ड प्रश्न होगा, तो देखते हैं हम लोग। पहला ऑप्शन है कि रीतिबद्ध धारा के कवियों ने लक्षण ग्रंथों की रचना की है। बिल्कुल सही है। ठीक है, दूसरा ऑप्शन है रीतिबद्ध धारा के कवियों को आचार्य कवि कहा जाता है। ये भी बिल्कुल सही है। और तीसरा है बिहारी रीति सिद्ध धारा के प्रतिनिधि कवि माने जाते हैं। ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये मतलब ऑप्शन ही अपने आप में बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अलग से भी पूछ देता है, चाहे ऐसे कथन में दे दे। ठीक है, और चौथा ऑप्शन है केशव रीति मुक्त धारा के कवि हैं। तो बिल्कुल गलत है यह। केशव जो है रीति मुक्त धारा के कवि नहीं है, बल्कि केशव जो हैं ये जो है अलंकारवादी आचार्य माने जाते हैं। ठीक है, और इनकी रचनाओं की बात करें तो इनकी रचना है रसिक प्रिया। इनकी सब रचना आप लोग अच्छे से याद करिएगा, वो भी ईस्वी के साथ। ठीक है, रसिक प्रिया इनकी रचना है। फिर उसके बाद है कवि प्रिया, छंदमाला जैसे लक्षण ग्रंथों की रचना इन्होंने की है। अब रीति मुक्त धारा के कवि केशव तो नहीं है, लेकिन 3 नाम हैं। ठीक है, घनानंद, बोधा और ठाकुर एवं आलम, वह जो है रीति मुक्त काव्य धारा के कवियों के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, ये आप लोग याद रखिएगा। वैसे तो ये जो है तीनों आप दिया है, A, B, C तीनों जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि रीतिबद्ध धारा के कवियों ने लक्षण ग्रंथों की रचना की है, और रीतिबद्ध धारा के कवियों को आचार्य कवि कहा जाता है। ठीक है, तो ये आप लोग याद रखिएगा। फिर अगला जो है प्रश्न है कि हिंदी के व्याकरण की शुद्धता और भाषा की सफाई का प्रवर्तक किसे कहा जाता है? ठीक है, अच्छा प्रश्न है यह। पहला ऑप्शन है हजारी प्रसाद द्विवेदी को, दूसरा है जयशंकर प्रसाद, और तीसरा ऑप्शन है भारतेंदु हरिश्चंद्र, चौथा ऑप्शन है महावीर प्रसाद द्विवेदी जी। तो हिंदी के व्याकरण की शुद्धता और भाषा की सफाई का प्रवर्तक महावीर प्रसाद द्विवेदी जी को जो है कहा जाता है। ठीक है, यह माना जाता है, तो आप लोग ये याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि शत्रु मेरा बन गया है छल रहित व्यवहार मेरा, उक्त पंक्ति किस कृति से ली गई है? ठीक है, पहला ऑप्शन है मधुशाला, और दूसरा है मधुबाला से, और तीसरा है पलाश वन, और चौथा ऑप्शन है मधुकलश। तो शत्रु मेरा बन गया है छल रहित व्यवहार मेरा, ये जो पंक्ति है यह लिया गया है मधुकलश काव्य कृति से। ठीक है, और ये जो रचना है यह हरिवंश राय जी की रचना है, हरिवंश राय बच्चन की। तो ये आप लोग याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि कामायनी के प्रथम सर्ग का शीर्षक क्या है? ठीक है, कामायनी में कुल आप लोग को तो पता ही होगा कि कुल 15 सर्ग हैं, और 15 सर्ग को हमें सीक्वेंस से याद रखने हैं। ठीक है, क्योंकि पूछ देता है। अब इसी प्रश्न में देखिए प्रथम सर्ग पूछ दिया, ठीक है, अंतिम भी पूछता है, तो ऐसे जो है ये प्रश्न कामायनी से बनते हैं, इसके सर्ग से। तो पहला ऑप्शन है श्रद्धा, दूसरा है आशा, तीसरा है लज्जा, और चौथा ऑप्शन है चिंता।
तो कामायनी की जो ये प्रथम सर्ग है वह है चिंता। ठीक है, तो कामायनी महाकाव्य में कुल 15 सर्ग हैं, जिनमें क्रमशः बात करें तो पहला है चिंता। ठीक है, ये प्रथम हो गया। फिर उसके बाद दूसरा है आशा। ठीक, ये द्वितीय नंबर पे है। तीसरा है श्रद्धा। ठीक है, तीसरा श्रद्धा है। और जो है चौथा बात करें तो चौथा है काम। ये लज्जा जो है वो 5वें नंबर पे आता है। ठीक है, चौथा जो है वह है काम। ठीक है, चिंता, आशा, श्रद्धा, काम, लज्जा। फिर 8वें नंबर पे है ईर्ष्या, फिर ईड़ा, स्वप्न, संघर्ष, निर्वेद, दर्शन, रहस्य और आनंद। और आप लोग इसको जो है सर्ग को सीक्वेंस से याद करिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है कि किस काव्य ग्रंथ की भूमिका में सुमित्रा नंदन पंत ने भाषा अलंकार, छंद, शब्द और भाव के सामरस्य पर विचार व्यक्त किए हैं। तो ये चारों जो है सुमित्रा नंदन पंत की रचनाएं हैं। तो उसी में पूछा गया है कि किस काव्य ग्रंथ में इन्होंने भाषा, अलंकार, छंद, शब्द और भाव के सामरस्य पर विचार व्यक्त किए हैं। तो पहला ऑप्शन है युगांत, दूसरा है लोकायतन, तीसरा है वीणा और चौथा ऑप्शन है पल्लव। तो जो इनका पल्लव काव्य ग्रंथ है इसकी भूमिका में सुमित्रा नंदन पंत जी ने भाषा, अलंकार, छंद, शब्द और भाव के सामरस्य पर विचार व्यक्त किया है। और पल्लव से भी एक पॉइंट आप लोग जानिए कि पल्लव को ही जो है छायावाद का मैनिफेस्टो कहा जाता है। ठीक है, पूछा जाता है कि छायावाद का मैनिफेस्टो, तो पल्लव जो काव्य ग्रंथ है उसको कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि कला सामाजिक अनुपयोगिता की अनुभूति के विरुद्ध अपने को प्रमाणित करने का प्रयत्न अपर्याप्तता के विरुद्ध विद्रोह है। इनमें से यह कथन किसका है? ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट कथन है, तो देखते हैं हम लोग। पहला ऑप्शन है, यह कथन है सच्चिदानंद हीरानंद वात्सायन अज्ञे। और दूसरा है जयशंकर प्रसाद, तीसरा है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, चौथा ऑप्शन है नरेश मेहता। तो ये जो कथन है, यह कथन है जो है सच्चिदानंद हीरानंद वात्सायन अज्ञे की। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट यह कथन है। कला सामाजिक अनुपयोगिता की अनुभूति के विरुद्ध अपने को प्रमाणित करने का प्रयत्न अपर्याप्तता के विरुद्ध विद्रोह है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि किस कवि की भावनात्मक और विचारात्मक ऊर्जा अनेकानेक कल्पना, चित्रों और फैंटेसियों का आकार ग्रहण करती है? ठीक है, तो पहला ऑप्शन है निराला, दूसरा है पंत, तीसरा है नागार्जुन और चौथा ऑप्शन है मुक्तिबोध। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मुक्तिबोध। ठीक है, मुक्तिबोध की भावनात्मक और विचारात्मक ऊर्जा अनेकानेक कल्पना, चित्रों और फैंटेसियों का आकार ग्रहण करती हैं। ठीक है, तो ये आप लोग याद रखिएगा। फिर अगला प्रश्न है कि खुशबू के शिलालेख कविता किस रचनाकार की है? ठीक है, खुशबू के शिलालेख कविता किस रचनाकार की है? पहला ऑप्शन है भवानी प्रसाद मिश्र जी, दूसरा है भारत भूषण अग्रवाल, तीसरा ऑप्शन है रघुवीर सहाय, चौथा ऑप्शन है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। तो खुशबू के शिलालेख जो कविता है वह है भवानी प्रसाद मिश्र जी का। ठीक है, और भवानी प्रसाद मिश्र जी की अन्य प्रमुख कविताएं बहुत सारी हैं कि फेमस पूछा भी जाता है, जैसे कि गीत फरोश है। ठीक है, और बुनी हुई रस्सी है, चकित है, दुख गादी, पंचसती, ये सब भवानी प्रसाद मिश्र जी की कविताएं संग्रह हैं। अगला प्रश्न है कि जी हाँ हुजूर मैं गीत बेचता हूँ किसकी पंक्तियाँ हैं? अगला, हाँ ये ठीक है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट यह पंक्ति है। तो पहला ऑप्शन है अज्ञे जी का, दूसरा है गिरजा कुमार माथुर, तीसरा है भवानी प्रसाद मिश्र, चौथा ऑप्शन है शमशेर बहादुर सिंह। तो ये जो है पंक्ति, काव्य पंक्ति, यह किसका है? यह है भवानी प्रसाद मिश्र जी का। ठीक है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है यह पंक्ति। जी हाँ हुजूर मैं गीत बेचता हूँ, भवानी प्रसाद जी की यह पंक्ति है। और भवानी प्रसाद मिश्र जी दूसरे शतक के कवि हैं। ठीक है, दूसरे
शतक के कवि हैं। और शमशेर बहादुर सिंह, आप लोग मुझे कमेंट कर बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि शमशेर बहादुर सिंह किस शतक के कवि जो है आते हैं। ठीक है, अगला जो है प्रश्न है कि निम्न में से कौन नई कविता के प्रमुख कवि हैं। ठीक है, पहला ऑप्शन है दिनकर, दूसरा है जयशंकर प्रसाद, तीसरा है अज्ञे और चौथा ऑप्शन है निराला। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों अज्ञे। ठीक है, अज्ञे जी जो हैं वह नई कविता के प्रमुख कवि हैं। ठीक है, और इन्होंने, अज्ञे जी ने 1943 ईस्वी में तार सप्तक का संपादन किया था। किसका? तार सप्तक का। अगला प्रश्न है कि हिंदी का प्रथम दुखांत नाटक कौन सा है। ठीक है, हिंदी का प्रथम दुखांत नाटक कौन सा है। पहला ऑप्शन है अंधेर नगरी, दूसरा है भारत दुर्दशा और तीसरा है रणधीर प्रेम मोहिनी, चौथा ऑप्शन है कली कौतुक। तो हिंदी का प्रथम दुखांत नाटक है सी वाला ऑप्शन, रणधीर प्रेम मोहिनी। ठीक है, और किसकी रचना है यह है रचना लाला श्रीनिवास दास। ठीक है, लाला श्रीनिवास दास जी की यह रचना है रणधीर प्रेम मोहिनी। और इसका प्रकाशन वर्ष में भी वैसे 90% है कि मैं सही हूँ, 1877 है। अगर सही नहीं है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में इसको बताइएगा। ठीक है, रणधीर प्रेम मोहिनी का जो है प्रकाशन वर्ष वह 1877 है। और यह रचना किसकी है, यह नाटक किसका है? यह लाला श्रीनिवास दास जी की रचना है। ठीक है, और यह प्रथम, हिंदी का प्रथम दुखांत नाटक है। और आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा हिंदी का प्रथम राजनीतिक नाटक कौन सा है। ठीक है, 2 ये प्रश्न बताइए आज, हिंदी के प्रथम राजनीतिक नाटक। अगला प्रश्न है कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है यह प्रश्न, क्योंकि इस प्रश्न के माध्यम से देखिए अभी कितनी अच्छी जानकारी आप लोग को मिलेगी इसमें कि हिंदी में गीत नाट्य परंपरा की प्रथम रचना और उसके रचनाकार हैं। ठीक है, तो इसमें बताना है हिंदी में गीत नाट्य परंपरा की प्रथम, ठीक है, प्रथम रचना और उसके रचनाकार। तो करुणालय, जयशंकर प्रसाद, अनघ, ये सब गीत नाट्य है। ठीक है, मैथिली षड्गुप्त, तीसरा उन्मुक्त सियाराम षड्गुप्त जी की, चौथा ऑप्शन है अंधा युग जो कि धर्म भारती का है। तो इसमें जो है पहला वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, करुणालय। ठीक है, हिंदी में गीत नाट्य परंपरा की प्रथम रचना करुणालय, जिसका प्रकाशन वर्ष है 1912। यह जो है जयशंकर प्रसाद जी का है। यह हिंदी में गीत नाट्य परंपरा की प्रथम रचना है। बाकी ये जो अनघ है यह मैथिली षड्गुप्त जी का, ये भी जो है गीत नाट्य है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि एकांकी का महत्वपूर्ण तत्व कौन सा है। ठीक है, एकांकी का महत्वपूर्ण तत्व कौन सा है। वैसे एकांकी की अगर थोड़ा सा एक लाइन में परिभाषा की बात करें तो मतलब तो वह दृश्य विधा जो एक अंक पर आधारित हो। ठीक है, वह एकांकी कहलाती है। तो देखते हैं, पहला वाला ऑप्शन है संकलन त्रय, दूसरा रस, तीसरा अभिनय, चौथा है पात्र। तो इसका जो एकांकी का महत्वपूर्ण तत्व है वह है संकलन त्रय। ठीक है, संकलन त्रय में जो है काल, स्थान और कार्य है। ठीक है, ये याद रखिएगा। संकलन त्रय में, त्रय नाम से याद आ रहा है समझ में कि 3 चीज़ें होंगी, तो काल, स्थान और कार्य। ये पूछा भी जाता है, अलग से भी पूछ देगा। अब चाहे संकलन त्रय से दे के काल, स्थान और कार्य दे देगा और चौथा ऑप्शन दे देगा, तो इसमें मिलाना होगा, मतलब आपको चूज़ करना पड़ेगा कि कौन सा नहीं है। तो ये आप तीनों याद रखिएगा संकलन त्रय में कौन कौन से आते हैं। ठीक है, और प्रथम एकांकी की अगर बात करें तो जयशंकर प्रसाद जी की ही है। जैसे भी करुणालय था जयशंकर प्रसाद जी का गीत नाट्य, तो उसी तरीके से जयशंकर प्रसाद जी के द्वारा ही रचित है प्रथम एकांकी इनकी एक घूंट। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख दे रही हूँ एक घूंट। ठीक है, अगला प्रश्न है कि विद्रोहिणी अम्बा नाटक के रचयिता हैं।
पहला ऑप्शन है सेठ गोविंद दास, दूसरा है चंद्रगुप्त विद्यालंकार, तीसरा है गोविंद वल्लभ पंत, चौथा ऑप्शन है उदय शंकर भट्ट। तो विद्रोहिणी अम्बा नाटक के रचयिता हैं उदय शंकर भट्ट। ठीक है, उदय शंकर भट्ट की बहुत सारी रचनाएं हैं, लेकिन कुछ इम्पोर्टेंट रचनाएं मैं आप लोग से बता दूं जो कि आप लोग एकदम रट ही जाइए। विद्रोहिणी अम्बा तो है ही है, इनकी रचना एक ये सब नाटक विधा है। ठीक है ना, चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य इनकी नाटक याद रखिएगा। विक्रमादित्य है, फिर एक है सागर विजय करके, हाँ सागर विजय याद रखिएगा, मत्स्यगंधा और सिंधु पतन। ये आप इनकी जो है उदय शंकर भट्ट की रचनाएं तो बहुत इम्पोर्टेंट, वैसे तो हैं बहुत सारी, लेकिन ये जो मैं अभी बोली हूँ वो आप लोग एकदम ज़बान पे याद रखिएगा। ठीक है, फिर ठीक है, आज के लिए इतना ही प्रश्न दोस्तों। प्रश्न आपको कैसे लगे हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और जो मैंने पूछा है उसका जवाब भी आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। ठीक है, सिर्फ 2 ही हैं जो है मित्र वही देती हैं, आरती वर्मा देती हैं और रेखा शर्मा, बाकी आप लोग देते ही नहीं हैं। चलिए कोई बात नहीं, बट दोनों लोग से ही हमें उम्मीद है, क्योंकि उन लोग का तो 100% है कमेंट आना ही है, चाहे ये प्रश्न पूछा जाए चाहे जिस प्रकार सा प्रश्न, तो प्रश्न होता है ना, है कि नहीं। तो आप लोग दिया करिए उत्तर। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद। अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। वीडियो अगर आपके एग्ज़ाम के लिए हेल्पफुल है तो दोस्तों प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।